गुड मॉर्निंग, नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आप कैसे हो? मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। इसी कामना के साथ आगे हम आज डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, यानी गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। इससे पहले के जो लेक्चर है उसमें मैंने आपको वैद्युत फ्लक्स बताया था, एरिया वेक्टर बताया था, उसके बाद मैंने घनकोण बताया था, घनकोण के बाद मैंने गॉस की प्रमेय बताई थी। गॉस के प्रमेय के बाद बच्चों मैं अब आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग। तो पहला अनुप्रयोग मैंने बता दिया था कि अनंत विस्तार का एक कोई तार है, उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो उसका अगर ये आगे की वीडियो आपको देखने हैं तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उन वीडियो को देख सकते हैं। चलिए, तो आज हम इसमें दूसरा एप्लीकेशन पढ़ते हैं जिसका नाम है अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चलिए अब इसमें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना है कि जब गॉस की प्रमेय अप्लाई होती है तो उसमें बाउंड सरफेस चाहिए। तो सबसे पहले हमने यहाँ मान लिया कोई अनंत विस्तार की एक चादर है, अनंत विस्तार की कोई एक चादर हमने यहाँ पर ले ली। देखिए ये जो चादर है बच्चों, ये जो चादर है इसमें लेंथ और विड्थ दोनों का अपना इम्पोर्टेंस है, यानी इसमें लेंथ भी है और विड्थ भी है। तो जैसे ये चादर लेंगे तो चादर में लेंथ भी होगी, विड्थ भी होगी। तो हम इसको जो भी चार्ज देंगे वो एक समान रूप से इस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। देखिए चार्ज जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देते हैं बेटा, तो वो एक समान रूप से इसमें डिस्ट्रीब्यूट या वितरित हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे भी हमने चार्ज दिया तो हमारा वो कहना होना चाहिए बाउंड। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक बेलनाकार पृष्ठ ले लेते हैं जिससे हम उसको वाउंड कर लेते हैं इस पृष्ठ को। ओके बेटा, तो हमने यहाँ पर कोई भी एक बेलनाकार पृष्ठ ले लिया, तो इसकी एक ये सरफेस बन जाएगी। इसी तरीके से एक दूसरा यही एक पृष्ठ है तो इसका दूसरा एक पार्ट होगा, इधर भी होगा, तो यहाँ एक सरफेस इसकी ये बन जाएगी। और यहाँ तीसरे पार्ट में मैं यहाँ देखूँ तो ये एक सरफेस ये बन जाएगी। तो देखिए ये जो सिलेंडर है भले ही ये बनाने में थोड़ा सा बड़ा छोटा लग रहा हो, लेकिन बेटा ये जो पूरा है वो एक समान साइज का है। तो अगर मैं इसका यहाँ पर मैं इसको चार्ज दूँ प्लस क्यू, तो एक समान रूप से इसमें क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओके बेटा, जैसे ही मैंने इसको चार्ज दिया तो इस पर एक यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ओके बेटा, तो यहाँ पर मैंने इसको पॉजिटिव चार्ज दिया। देखिए इसमें एक चीज़ और है कि हम इसको या पॉजिटिव चार्ज दें या निगेटिव, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, केवल डायरेक्शन उसकी चेंज हो जाती है। क्या चेंज हो जाती है बेटा? डायरेक्शन की। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इसमें से बाहर निकलेंगी, और निगेटिव चार्ज होता तो इसमें एंटर करती। बस इतना सा इफेक्ट रहता है और कोई इसमें बहुत बड़ा अंतर नहीं होता। तो चार्ज चेंज होने पर केवल इंटेंसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है और कुछ भी चेंज नहीं होता। ओके बेटा, तो आगे हमने यहाँ पर कोई भी एक चादर ले ली और चादर हमने इस पर जैसे ही चार्ज दिया तो इस पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब हमने यहाँ ये जो स्पेयर है यहाँ पर ये जो बना सिलेंडर बनाया उसका एरिया इसका ए है, तो इसका भी क्या होगा, ए होगा, और इसका भी ए होगा। पूरे का एरिया बात करते हैं। अब हमने देखा कि बेटा जब ये चादर है, प्लेन शीट है, चादर है, तो हम इसमें देखेंगे बेटा कि यहाँ पर ये जो चादर है इसमें चार्ज कहाँ बाउंड है। देखिए इधर भी चार्ज होगा लेकिन ये अंदर से क्रॉस्ड है, इसीलिए हमको चार्ज यहाँ नहीं दिख रहा है। तो हम इसमें देखेंगे बेटा कि इसमें कहीं चार्ज अंदर होगा तो इसमें से निकलेंगे। तो जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है वो ऑल डायरेक्शन में होगी। तो मेनली हम ये मान लें कि इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की यानी इस पर एक छोटा सा सरफेस एरिया हम यहाँ पर मान लें, उसको हम DA या DS कह देते हैं। तो सपोज मैं इसे DA कहूँ तो यही डायरेक्शन किसकी होगी, E की भी डायरेक्शन यही होगी। यही मान लीजिए यही डायरेक्शन मेरी पहले मेरी E की डायरेक्शन परपेंडिकुलर है, इस डायरेक्शन में है। इसी तरीके से इधर भी निकालूंगा तो E की डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर हो जाएगी।
और इसके आउटर सरफेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी हम ई की डायरेक्शन भी यही रहेगी। अगर मैं यहाँ पर एक छोटा सा एरिया ले लूँ, पूरा क्या है ए ले लिया बेटा मैंने, और एक छोटा सा यानी एक स्मॉलेस्ट एरिया पार्टिकल मैंने इसमें से डिस्क्राइब किया तो मैंने डी ए मान लिया, या सरफेस के लिए डी एस भी ले लेते। ओके बेटा, तो इसी तरीके से ई की डायरेक्शन यह है, मैंने डी ए भी ले लिया इधर। तो यहाँ पर मैं अगर सपोज इसे मान लूँ कि ये जो पॉइंट है ओ से स्मॉल आर मीटर की डिस्टेंस पर, यानी ये जो डिस्टेंस है मैं इसे क्या मान लूँ, आर मान लूँ। तो इस आर मीटर की डिस्टेंस पर एक कोई मेरा पॉइंट क्या है, पी है। यहाँ से ओ से स्मॉल आर मीटर की डिस्टेंस पर पी है। यही इसी डिस्टेंस पर जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर मैं एक पॉइंट पी डैश मान लेता हूँ। तो मुझे इस P और P डैश और इसकी एक ये जो सरफेस है अपर सरफेस, तो यहाँ निकालूँ, यहाँ निकालूँ, इस पॉइंट पे निकालूँ, यहाँ निकालूँ, यहाँ निकालूँ, यहाँ निकालूँ, इस देश कहीं पर भी निकालूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड वही होगा। तो ये जो स्फेरिकल एरिया है, जैसे मैं यहाँ बात करूँ मैं इसकी, तो इस स्फेरिकल एरिया पर इसकी जो एरिया है उसकी डायरेक्शन ऑलवेज क्या रहेगी बेटा, परपेंडिकुलर रहेगी। तो मैं यहाँ पर अगर यहाँ कहीं निकाल के देखना चाहूँ तो इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी। मान लीजिए मैं यहाँ निकाल के देखना चाह रहा हूँ तो डी ए की डायरेक्शन ये हो जाएगी और डी ई की डायरेक्शन तो मेरी यही है। तो कहीं पर भी निकाल लूँ किसी भी सरफेस पे, तो इनके बीच का एंगल बेटा मुझे एंगल डिपेंड करेगा, तो ये 90 बनेगा और ये ई और डी ए दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसीलिए इनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 0। इसी तरीके से जो इतना निकलेगा या तो उसका जस्ट ट्वाइस कर दें कि या इसका निकालो और इसका निकालो, उसका भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स उतना ही आएगा, उतनी ही इंटेंसिटी आएगी, क्योंकि ये भी उतनी डिस्टेंस पर है। तो इसी की ई की डायरेक्शन मेरी बेटा इधर है और डी ए की डायरेक्शन इधर है, तो इनके बीच का भी जो एंगल है थीटा इक्वल टू क्या बन जाएगा, 0 डिग्री, और इनके भी बीच का थीटा जो बन जाएगा वो मेरा क्या बनेगा, 0 डिग्री। यानी थीटा इसका भी और इसका भी दोनों का क्या निकलेगा मेरा, 0 डिग्री। यानी जो एंगल है थीटा वो ई डी ए के, देखिए हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा है, फाई ई बराबर क्या होता है, ई डॉट डी ए कॉस थीटा। तो ई डी ए जो होता है उनके बीच का एंगल क्या होता है, कॉस थीटा। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि जब ये यहाँ पर ये जो प्लेन शीट है, यानी हम ये कह सकते हैं कि हमें क्या करना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट प्लेन्स नॉन कंडक्टिंग प्लेन शीट। अगर ये क्या है, हमने कहा कि अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट, यानी ये क्या है, ये आवेशित है लेकिन ये क्या है, नॉन कंडक्टिंग चादर है। ठीक है, इसके निकट हमें इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा यहाँ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो बेटा हम अगर इसकी बात करें तो यहाँ जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो कौन सा होगा, एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, या ये कहें क्षेत्रीय चार्ज वितरण। क्या आ जाएगा बेटा, क्षेत्रीय। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ पर जो चार्ज वितरण होगा वो कौन सा होगा, क्षेत्रीय चार्ज वितरण को हम किससे डिनोट करते हैं बेटा, क्षेत्रीय आवेश वितरण। सिग्मा से डिनोट करते हैं, सिग्मा क्यू अपॉन क्या आ जाता है, ए। मात्रा क्या हो जाएगा, कूलम अपॉन मीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर लेंथ और विड्थ दोनों यानी लंबाई और चौड़ाई दोनों, तो यहाँ पर क्षेत्रीय आवेश वितरण या एरिया आवेश वितरण कहेंगे। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमें क्या करना है बेटा, इस पॉइंट P और P डैश और इसको यहाँ पर कुछ और मान लीजिए, इसको मान लीजिए K। इन पॉइंटों पर K पर हमें क्या निकालनी है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत फ्लक्स फाइंड करना है। इंटेंसिटी के बेस पर ही हमको क्या निकालना है, यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स फाइंड करना है। उसके बेस पर हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल के आ जाएगी। तो देखिए इसमें हम क्या लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे बेटा वी नो दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर हम जानते हैं वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, फाई ई
इज इक्वल टू, यानी टोटल की बात कर रहे हैं हम, अगर हम वैद्युत फ्लक्स टोटल की बात करें तो फाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पॉइंट पी पर इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, ई डॉट डी ए, दूसरा क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन पी डैश ई डॉट डी ए, और थर्ड हमारा पॉइंट है, चाहे अपर में ले लें चाहे कहीं पर ले लें, जिसे हमने के मान लिया है, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं बेटा इंटीग्रेशन के ई डॉट डी ए। ये नया फॉर्मूला नहीं है बेटा, जो हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़ा था ई डॉट डी ए। तो देखिए फ्लक्स का फॉर्मूला है ई डॉट डी ए, तो ई डॉट डी ए एक सरफेस के लिए, लेकिन यहाँ ये भी सरफेस है, ये भी सरफेस है, अपर सरफेस है, तो सब ऑल सरफेसेस के लिए निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी अदिश राशि है, इसीलिए सबको ऐड कर देंगे। तो हमने यहाँ निकाला, तो देखिए यहाँ पर अगर हम निकालें बेटा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ अगर बात करें तो पूरे एरिया का निकालना है, तो पी पॉइंट पर पूरा एरिया कितना ए, और अगर यहाँ निकालें तो क्या आ जाएगा ई डी ए कॉस जीरो, कितना आ जाएगा कॉस जीरो, प्लस इसी तरीके से इसका भी एरिया यही है, यहाँ क्या आ जाएगा ई डी ए कॉस की वैल्यू यहाँ पर कितनी है जीरो, तो यहाँ क्या लिख देंगे कॉस जीरो, प्लस यहीं इसी तरीके से यहाँ निकालें तो इसका भी एरिया ये मान लें, तो इस पॉइंट पर ई की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी बेटा, ई डी ए कॉस 90, कितना हो जाएगा कॉस 90, और कॉस 90 यहाँ पर इसकी वैल्यू लगाएंगे बेटा, तो ये क्या आ गया ई, ये तो हमारा कांस्टेंट है, और इसका ए के साथ डी ए का हमें क्या इंटीग्रेशन करना है, कॉस जीरो का मान 1 होता है, तो 1 मैंने यहाँ से हटा करके जो जिसके रिस्पेक्ट में हम जिसका इंटीग्रेशन करते हैं वो वेरिएबल होता है, उसके साथ अदर जो भी क्वांटिटी आती है वो क्या होला कहलाती है हमारी कांस्टेंट। तो ए का करना है डी ए के साथ, तो कॉस थीटा का मान 1 हो गया, प्लस इसी तरीके से ये आ जाएगा ए डी ए, ठीक है। अब इसका अगर हम टोटल निकालना चाहें तो हम क्या कह देंगे कि ई, और यहाँ पर ये क्या आ जाएगा ए, इंटीग्रेशन पूरे का करेंगे तो पूरे का एरिया ए प्लस ई ए, तो टोटल हमारा फ्लक्स आ जाएगा 2EA, सॉरी 2EA, ये हमारा क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। यहाँ पर हमारी इक्वेशन फर्स्ट बनती है, ओके। उसके बाद यहाँ तक जब हमारा ये क्लियर हो जाएगा तो अब मुझको क्या करना है, ये तो मेरा इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया, अब मैं यहाँ क्या लिखूंगा, बट वी नो दैट वट by Gauss theorem, but by Gauss theorem इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, अगर उसके हिसाब से निकालो तो फाई ई बराबर क्या होता है Q अपॉन ए, क्योंकि एरिया है, एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, सॉरी क्या होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये निकलता है मेरा, क्या निकलता है बेटा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मैं अगर इसकी वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या आ जाएगी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो जैसे ही मैं इसको यहाँ से सॉल्व करूँगा तो इसकी वैल्यू, तो यहाँ पर एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो मैं अगर यहाँ Q की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या आ जाएगी बेटा, देखो यहाँ से निकालूँ इसे तो Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा सिग्मा इंटू ए। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ ये वैल्यू लगाऊँ तो Q की जगह पर क्या लगा सकता हूँ सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये समीकरण मेरा सेकंड बन जाएगा, ओके, फर्स्ट और सेकंड। और मैं यहाँ क्या लिखूँगा, अब यहाँ क्या लिखता हूँ बेटा, यहाँ से मैं यहाँ कराता हूँ आगे, तो यहाँ लिखूँगा ऑन कंपेयरिंग, यानी समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यानी समीकरण 1 व 2 की तुलना करेंगे तो ये फाई ई बराबर 2E है, और यहाँ क्या है Q, यहाँ पर ये क्या आ गया फाई ई बराबर सिग्मा ए एप्सिलॉन नॉट। तो दोनों का मैं कंपेरिजन कर दूंगा तो क्या आ जाएगा 2EA इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ए से ए मेरा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से
मैं अगर ई की वैल्यू निकालूं बेटा तो आ जाएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसका मात्रक क्या बन जाएगा, यूनिट तो वही रहेगी, न्यूटन अपॉन कूलम। तो मुझे यही फाइंड करना था, मुझे इंटेंसिटी फाइंड करनी थी। तो मैं ये कहूँगा बेटा कि अगर कोई भी इन्फानाइट लेंथ की यानी अनंत विस्तार की कोई समतल आवेशित चालक चादर के निकट अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछेगा तो ई इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यानी ये जो प्लेट होती है, केवल अगर ये एक प्लेट है तो उसके लिए आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो कहीं पर भी अगर ये मेरे को कहीं कोई प्लेट दिखाई देगी तो इसका यूज क्या है, पहले तो मेरे को एप्लीकेशन में आना है। आगे मैं इसमें एक जिसको कैपेसिटर बोलते हैं, संधारित्र बोलते हैं हिंदी में कैपेसिटर, तो कैपेसिटर में बेटा 2 प्लेट्स होती हैं, तो एक का ये हो जाएगा, दूसरे का ये हो जाएगा, तो उनका टोटल हम निकाल लिया करेंगे। यानी हमको ये समझना है कि कहीं पर भी कोई एक प्लेन सीट दे रखी हो जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है या गॉस का एप्लीकेशन दे रखा हो, तो ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट वैल्यू इसकी आ जाती है। ओके, अगर इसे इन वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पर वेक्टर लगा देंगे, क्या आ जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर क्या लगा देंगे, आर कैप, ठीक है, या आई कैप जो भी लगाएं, तो यहाँ से ये क्या इसमें बदल जाएगा वेक्टर फॉर्म में। तो यहाँ से हम इसकी क्या कर सकते हैं, इसकी डायरेक्शन, तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्लेन होता है उसके परपेंडिकुलर इसकी डायरेक्शन होती है। ओके, तो हमने यहाँ तक हमने क्या किया कि अनंत विस्तार की कोई भी चादर थी, उसके कारण हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लिया। अगर मान लीजिए यहीं पर दूसरी एक कंडीशन अप्लाई होती है कि अगर ये जो ई की डायरेक्शन है इसके परपेंडिकुलर अगर जस्ट अपोजिट नेगेटिव चार्ज लेते तो परपेंडिकुलर क्या हो जाती, इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड हो जाती। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये निकाला अनंत विस्तार की समतल चादर आवेशित चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये गॉस की प्रमेय का सेकेंड एप्लीकेशन है। तो आज यहीं तक रखते हैं, अगले वीडियो में अगले लेक्चर में आगे का पार्ट लेके आएंगे। तब तक इसे आप वॉच कीजिए, देखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगर कहीं कोई दिक्कत है, कोई चीज़ कहीं नहीं समझ में आई है तो उसके लिए मुझे बताइए, और आपकी कोई प्रॉब्लम रहे तो मुझे जो डिस्क्रिप्शन के साथ जो हमारा यहाँ पर जो कमेंट बॉक्स लगा रहता है उसी के पास में, तो उसको हम क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करना है कि जो भी प्रॉब्लम्स रहेगी उस क्वेरी के लिए, और लिख करके वो हमारे पास भेज देना है। और इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत